एवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक के अर्थ एवं महत्ता के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यह क्वेश्चन है EPC1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का। चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठचर्या पाठ्यक्रम के पश्चात शिक्षक एवं विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक के अधिगम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ पर दो टर्म आया है, पाठचर्या और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम होता है सिलेबस और पाठचर्या होता है कैरिकुलम। दोनों में अंतर समझना आवश्यक है। पाठ्यक्रम तो हमारा विषय वस्तु से संबंधित है और पाठचर्या का अर्थ होता है विषय वस्तु के अलावा जो विद्यालय या कॉलेजों में हम अलग से एक्टिविटी करते हैं वो सारे पाठचर्या के अंतर्गत आ जाते हैं और पाठ्यक्रम के अंतर्गत सिर्फ विषय वस्तु आते हैं। तो ये दोनों में अंतर है और इस लाइन का अर्थ है कि पाठ्यक्रम और पाठचर्या के बाद जो विद्यार्थी और शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा पाठ्य पुस्तक यानी कि किताब। यह हमें सीखने में सबसे अधिक योगदान पहुंचाता है। अगला लाइन है कि पाठचर्या पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बिल्कुल ये सही है कि कैरिकुलम और सिलेबस और बुक ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बुक से ही हम पाठ्यक्रम के मौजूदा कार्यक्रमों को पूरा कर सकते हैं। पाठचर्या की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्यक्रम द्वारा एवं पाठ्यक्रम की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्यपुस्तक द्वारा ही विस्तार प्राप्त होता है। कैरिकुलम के अंतर्गत हम कैरिकुलम कहाँ से करेंगे? जब पाठ्यक्रम हमारे सामने होगा। और पाठ्यक्रम कहाँ से हम पूरा करेंगे? जब हमारे पास किताब होगा। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से किसी विषय विशेष का संगठित ज्ञान एक स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। जिस टॉपिक पे हम पढ़ रहे हैं, जिस किताब में हम जानकारी पाना चाह रहे हैं, उस टॉपिक के सारे पॉइंट ऑफ व्यू उस किताब में संगठित होती है और हम आसानी से उपलब्ध कर लेते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। पाठ्य पुस्तकें शिक्षा क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है तथा व्यक्ति के सामाजिक एवं वैज्ञानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। पाठ्यपुस्तक के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम विभिन्न विद्वानों के निम्नलिखित कथनों की संज्ञान लेते हैं। पहला विद्वान है वेस्टबरी। वेस्टबरी ने कहा है कि शैक्षिक एवं पाठचर्या विकास में पाठ्यपुस्तक चयन एवं लेखन मुख्य रूप में शामिल रहता है। यह अनेक प्रकार का कार्य करता है। कैरिकुलम के अंतर्गत जो है पाठ्यपुस्तक का क्या चयन करना है और क्या लिखना है, ये सारे चीज़ किताब में मौजूद रहते हैं। बेकन के अनुसार पाठ्यपुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार एवं शिक्षण विधियों से सुसज्जित पाठ्यक्रम का संगठित रूप है। हेरोलिकर ने कहा है कि पाठ्यपुस्तक अधिगम भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। अधिगम का मतलब यहाँ सीखना होता है और भावनाओं का मतलब होता है हमारा क्रियाओं का मतलब होता है जो हम एक्टिविटी करते हैं वो, और प्रवृत्ति का मतलब होता है हमारा विचार कैसा है, मनोभाव कैसा है और हम किस स्वभाव के हैं। यह सारा का योग जो है हमें पाठ्यपुस्तक में मिलता है। लेंज ने कहा है कि पाठ्यपुस्तक अधिगम क्षेत्र की किसी शाखा की प्रमाणिक विषय वस्तु का संगठित रूप है। सीखने के लिए जो विभिन्न शाखा है उसका एक सबसे प्रमुख शाखा जो है वह हमारा विषय वस्तु है जो किताब में मौजूद होता है। उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि पाठ्यपुस्तक सूचनाओं एवं विचारों के भंडार सहित विचार और संप्रेषण का सामान्य साधन है। वही औपचारिक शिक्षा में उपकरण की भांति प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ है कि पाठ्यपुस्तक जो है हमें सूचना यानी कि जानकारी और विचार जो हमारे मनोभाव से निकलता है उसका भंडार तो है ही, साथ ही साथ विचार को हम कैसे दूसरे के सामने स्पष्ट करें, प्रकट करें, ये एक महत्वपूर्ण साधन है। अब बात करते हैं औपचारिक शिक्षा टर्म आया है तो एक औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा आता है, वो दोनों क्या है समझ लेते हैं। औपचारिक शिक्षा का मतलब है कि जो हम स्कूल कॉलेज में ज्ञान प्राप्त करते हैं शिक्षक के माध्यम से, वो हमारा औपचारिक शिक्षा हो गया। और साथ ही हम स्कूल के अलावा जहाँ कहीं से भी या इंटरनेट से या किताब से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं घर पे बैठ के या कहीं, तो वो हमारा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। तो किताब जो है
हमारा एक औपचारिक शिक्षा का एक उपकरण है, क्योंकि जब हम शिक्षक से पढ़ते हैं विद्यालय या कॉलेजों में, तो हमें शिक्षक किताब के माध्यम से ही पढ़ाते हैं, तो इसीलिए हम प्राथमिक उपकरण ही किताब को कह सकते हैं। गोविंद के अनुसार पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षक पाठ्य वस्तु में समाहित अर्थ को अपने ज्ञान से शिक्षार्थी से अंतःक्रिया करते समय स्पष्ट करता है। पाठ्य वस्तु में जो है ज्ञान रहता है, जो अर्थ समाहित है, वह जो है शिक्षार्थी को शिक्षक स्पष्ट रूप से इन किताबों के माध्यम से ही समझाते हैं। इस अंतःक्रिया में पाठ्य पुस्तक की निम्नलिखित भूमिकाएं हो सकती है, और कौन कौन सी भूमिकाएं हैं ये जरा अगले पॉइंट से देखते हैं। संकल्पनाओं के निर्णयों के संगठन के रूप में जो हम कल्पना करते हैं और कल्पना करने के बाद जो निर्णय लेते हैं, उसका संगठन बनाने में किताब का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विचारों अथवा संवेदनाओं की उत्कृष्टता के वाहन के रूप में हमारा जो मनोभाव होता है, जो हमारा विचार होता है, जो हम सोचते हैं, संवेदनात्मक उत्कृष्टि हमारे अंदर होती है, वो सारे को रिप्रेजेंट करने का, सामने लाने का कार्य जो है वाहन के रूप में किताब ही करता है। अर्थ के लिए गुणन और अनुभवों को दिशा देने के उद्दीपक के रूप में इस पॉइंट से हम कह सकते हैं कि एक किताब को हम उद्दीपक की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि यह हमें अनुभव और गुण को एक दूसरे में समाहित करने के लिए हमें उद्दीपक की तरह व्यवहार करने की ओर प्रेरित करता है। पूर्व घटनाओं के अभिलेख के रूप में जिसके द्वारा नई घटनाओं के घटित होने का सामर्थ्य हो। यह जो हमारे पूर्व में हुए घटनाओं को याद रखने में मदद करता है, ताकि ऐसी घटना फिर से न घटित हो। पाठ्य पुस्तक विषय के प्रस्तुतिकरण का एक साधन है। यह विषय का क्रमण भी करती है जिसके अनुसार शिक्षण किया जाता है। पाठ्य पुस्तक जो हमारा होता है, किताब जो होता है, वह विषय का कैसे प्रस्तुतिकरण किया जाए, कैसे विद्यार्थी फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट समझेंगे, उसका सिलसिलेवार सीरियल वाइज करता है। पहले क्या रखना है, दूसरे पॉइंट में क्या रखना है, तीसरे पॉइंट में क्या रखना है, ये हमारा पाठ्य पुस्तक यानी कि किताब करता है। विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तक अभिवृत्तियों एवं मूल्यों में समाज व अभिभावकों की रुचि भी होती है। जो विद्यालय में कक्षा शिक्षण में जो किताब उपयोग होता है, वह समाज के मूल्य और अभिवृत्तियों को भी रिप्रेजेंट करता है। यदि अभिभावक या समाज तथा विद्यालय के मूल्यों में विरोधाभास होता है तो पूर्वाग्रह की संभावना बन जाती है। यदि किताब और विद्यालय के बाहर जो समाज होता है, अभिभावक होते हैं, उन दोनों में अगर विरोधाभास हो जाता है तो उन दोनों में मतभेद की संभावना भी बन जाती है। इसके लिए पाठ्य पुस्तक के चयन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ये विरोधाभास न हो अभिभावक और समाज के, इसीलिए पाठ्य पुस्तक का अच्छे तरीके से चयन और उसका मूल्यांकन ज़रूरी हो जाता है, जो कि एक कठिन प्रक्रिया है। इनका मूल्यांकन करना और क्या पाठ्य पुस्तक चयन हो, ये एक कठिन प्रक्रिया है। सन 1997 में मार्श ने पाठ्य पुस्तक चयन या मूल्यांकन का प्रारूप दिया था, जिसके द्वारा पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन किया जाता है। 1997 में एक वैज्ञानिक है मार्श, उन्होंने जो है पाठ्य पुस्तक को कैसे चयन किया जाए और उनका मूल्यांकन कैसे दिया जाए, उनका एक फॉर्म तैयार करके दिया था, और जिस हिसाब से आजकल भी वही पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन किया जाता है। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व। पाठ्य पुस्तक विद्यालय या कक्षा में शिक्षार्थी एवं शिक्षकों के लिए विशेष रूप से तैयार किसी एक विषय या संबंधित विषय के पाठ्यक्रम का प्रस्तुतिकरण है। उपरोक्त विवरण को दृष्टिगत रखते हुए इसकी आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित कारणों के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला कारण है कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विषय का संगठित ज्ञान एक स्थान पर प्राप्त हो जाता है। किताब के माध्यम से हमें पाठ्यक्रम के अनुसार विषय का जो एक ज्ञान मिलना चाहिए वो हमें एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाता है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षार्थी एवं शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। जो चीज़ हम पढ़ाई कर रहे हैं वो पुस्तक में निर्धारित होता है, और उन्हीं के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को उस कार्य को करने में सहूलियत हो जाती है। पाठ्य पुस्तक में विषय को
पाठ्यक्रम की संपूर्ण व्याख्या होती है, जिससे शिक्षक उपयुक्त अधिगम अनुभव शिक्षार्थियों को प्रदान करता है। पाठ्यपुस्तक में क्या होता है, विषय की पाठ्यक्रम फिक्स होता है, जिससे क्या होता है, शिक्षक को विद्यार्थियों को समझाने में सिखाने में आसानी हो जाता है। इससे अध्ययन अध्यापन में एक रूपता आती है। पाठ्यपुस्तक तय है, पढ़ना में क्या है वो तय है, तो दोनों तरफ से अध्ययन अध्यापन में समानता आ जाती है। यह शिक्षकों के ज्ञान को व्यवस्थित करने में सहायक होती है और शिक्षार्थी के अपूर्ण ज्ञान को परिवर्तित एवं पूर्णता प्रदान करती है। छठा पॉइंट है कि पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम का अधिगम एवं शिक्षार्थियों का सामूहिक मूल्यांकन किया जा सकता है। अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं एवं मूल्यांकन। एक अच्छी पाठ्य वस्तु में विषय वस्तु का संगठन तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक के साथ साथ प्रस्तुतिकरण विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। एक अच्छा किताब और उसमें संकलित विषय वस्तु तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ विद्यार्थियों को आसानी से समझ आ जाए और उनका मानसिक स्तर क्या है उस हिसाब से संकलित होना चाहिए। उस किताब का भाषा शैली सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, मौलिक एवं प्रभावशील होना चाहिए। किताब में ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो हमें आसानी से समझ आ जाए। प्रभावहीन होना चाहिए, प्रभावशील होना चाहिए, जो हमें प्रभावित करे। पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण अधिगम उद्देश्यों एवं मूल्यों के अनुरूप तथा अन्य लेखकों विद्वानों के संदर्भ स्पष्ट, विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए। किताब ऐसा होना चाहिए जिसमें अन्य लेखकों का भी प्रस्तुतिकरण होना चाहिए और उसका संदर्भ भी स्पष्ट और विश्वसनीय होना चाहिए। पाठ्य वस्तु के अनुकूल चित्रों, मानचित्रों, रेखा चित्रों आदि का प्रस्तुतिकरण तथा व्याख्या, स्पष्टीकरण, उदाहरणों की प्रचुरता भी होना चाहिए। पाठ्यवस्तु के अनुसार किताब में चित्र होना चाहिए, मानचित्र होना चाहिए, रेखाओं चित्र होना चाहिए और उसका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, उसका व्याख्यात्मक अभिवृत्ति क्या है, कितना स्पष्ट है, उदाहरण कितना है, ये सारे चीज़ किताबों में होना चाहिए। पाठ के अंत में शिक्षार्थियों को स्वतः मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्नों का समावेश भी होना चाहिए। और जब हमारा पाठ खत्म हो जाता है तो अंदर जो है विद्यार्थियों को स्वयं से मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न भी दिया जाना चाहिए। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में शिक्षार्थियों में स्वयं पढ़ने की रुचि विकसित करने की क्षमता अवश्य होना चाहिए। ऐसा पाठ्यपुस्तक होना चाहिए कि विद्यार्थी अगर पढ़ना शुरू करे तो उसमें जागृति आए, उसमें ऑटोमेटिक अपने आप पढ़ने की क्षमता, पढ़ने की रुचि उसमें जागृत हो। ऐसा किताब का विषय वस्तु होना चाहिए। पुस्तक में पाठ्य वस्तु किसी भी भावनाओं को आघात पहुंचाने वाले नहीं हो। पुस्तक में ऐसा कंटेंट, ऐसा सामग्री नहीं होना चाहिए जो किसी की भावनाओं के साथ विश्वासघात करे या भावना उसका आहत हो। पुस्तक के अंत में शब्दावली, संदर्भ ग्रंथ, सूची, निर्देश, नियमावली आदि का समावेश पुस्तक की उद्देश्यता को बढ़ाता है। पुस्तक का मुद्रण स्वच्छ एवं स्पष्ट तथा मुख्य पृष्ठ सचित्र, आकर्षक एवं विषय परिलक्षित करने वाला होना चाहिए। पुस्तक का छपाई जो है अच्छे तरीके से होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, दिखने में अच्छा लगे। मुख्य पृष्ठ पर जो है चित्र का वर्णन हो, आकर्षक लगे, हमारा टाइटल अच्छा लगे। विषय को रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छे बुक का होना ज़रूरी है। उपरोक्त विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्य पुस्तक निर्माण व विकास कार्य तथा मूल्यांकन किया जाता है। अनेक देशों में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण व विकास कार्य वाणिज्यिक प्रकाशकों द्वारा किया जाता है। हमारे देश में विभिन्न प्रकाशकों के साथ साथ प्रांतीय परिषद द्वारा किया जाता है। हमारे देश में किताब का छपाई तो प्रकाशक तो होते हैं, साथ साथ प्रांतीय परिषद भी होते हैं और साथ साथ गवर्नमेंट भी किताबों का छपैया करती है। पाठ्यक्रम के अनेक रूप एवं आकार हो सकते हैं। एक पृष्ठ का भी हो सकता है और बहुत से अधिक पृष्ठ का भी किताब हो सकता है। एक पृष्ठ को पाठ्यक्रम का वर्णन कर सकता है, जबकि बहुत अधिक पृष्ठ पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु का पूर्ण विस्तार एवं संगठन के साथ कक्षा में क्रिया करने की विधि भी दी जा सकती है। पाठ्यक्रम एक पृष्ठ तक ही होता है, अतः यह पाठ्य चर्चा विकास का महत्वपूर्ण अंग होता है।
पाठ्यक्रम के नियंत्रण से पाठ चर्चा का नियंत्रण होता है। अगर हम सिलेबस को नियंत्रित कर ले तो कैरिकुलम को भी आसानी से नियंत्रित कर लेता है। सिलेबस के अनुसार ही हमारा कैरिकुलम चलेगा। यह लिखित रूप में होता है। इनके द्वारा कार्य की इकाई, निर्देशिकाएं, पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु की रुचि शिक्षक को बताई जाती है। पाठ्यक्रम के संगठन का प्रथम चरण अधिगम के लिए नियोजित की गई इकाई का करते हैं कि अमुक विषय वस्तु क्यों पढ़ाया जाए। पाठ्यक्रम का संगठन जो है प्रथम चरण के अधिगम के लिए एक इकाई के रूप में कार्य करता है कि अमुक विषय वस्तु में क्यों पढ़ाया जाए, यह हमारा पाठ्यक्रम तय करता है। विषय वस्तु के लिए समाज एवं शिक्षार्थी की आवश्यकताएं ध्यान में रखी जाती है। उद्देश्यों निर्धारण के पश्चात विशिष्ट विषय वस्तु का क्रम, संपादन की विधि तथा मूल्यांकन तय किया जाता है। पाठ्यक्रम जो है शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए विकसित किए जाते हैं। वर्तमान में प्रौद्योगिकी के विकास के कारण पाठ्यक्रम कंप्यूटर और इंटरनेट द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न राज्यों के शैक्षिक बोर्डों एवं यूजीसी के अनेक विषयों के पाठ्यक्रम उसके वेबसाइट पर उपलब्ध है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं लक्ष्य संकलनात्मक विवरण पर आधारित है। उद्देश्य एवं लक्ष्य कक्षा गतिविधियों की निर्देशिका के रूप में कार्य करती है। इन्हीं के आधार पर विषय वस्तु और अधिगम परिणाम निर्धारित किए जाते हैं। विषय वस्तु का संगठन एवं क्रम पाठ्य वस्तु में विशेष स्थान रखता है। इसके द्वारा अधिगम क्षेत्र का सीमांकन भी किया जाता है। पाठ्यक्रम शिक्षकों को शिक्षार्थी अधिगम में प्रभावी बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसमें आवश्यक सामग्री की सूची होती है जिसमें पाठ चर्चा को क्रियान्वित किया जाता है। यह था हमारा पाठ्य वस्तु और उसके विशेषताएं, आवश्यकताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।